अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से फ़ैसला महफूज है, कुछ ही देर में फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज हमने दोपहर में बड़ी हैपनिंग्स देखी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दिए गए, जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए, अब जाहिर है उस पर अब उससे पहले क्या बात करें, अब फैसले का ही सबको इंतज़ार है। लेकिन उसके बीच में जो एक बड़ी अहम खबर भी सामने आई तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से, जो ट्वीट किया गया प्लान बी के हवाले से कि प्लान बी पर अमल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जाके आप जो है वो अपने जमा कराएं उस निशान पर जाके, बल्लेबाज के निशान पर जाके। तो ये प्लान बी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इससे पहले कि प्लान बी पर अमल होता, इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक रिएक्शन सामने आया। यही नहीं बल्कि प्लान बी वाले जिनके साथ प्लान बी की प्लानिंग हुई वो किरदार ही मुकर गए। अभी सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी निशान बल्ला मिलना है नहीं मिलना, इसकी प्रोसीडिंग चल ही रही थी दोपहर में कि अचानक तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया से खबरें आने लगी कि इलेक्शन कमीशन में पार्टी टिकटें जमा कराने का वक्त खत्म होने से पहले पहले प्लान बी के तहत पीटीआई नजरियाती के टिकट के साथ कागजात जमा कराए जाएं। ये पार्टी अख्तर इकबाल डार के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसका इंतखाबी निशान बल्लेबाज यानी बैट्समैन है। अब उधर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन भी वक्त को बढ़ाता गया। पहले 4 से 7 किया, फिर 7 से 9 किया। अब 10:30 बजे का वक्त है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। ये इलेक्शन कमीशन का बयान भी आया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए फैसला महफूज है, इसलिए हम भी अपना वक्त आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले के कागजात जमा होते इलेक्शन कमीशन ने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स को अहकामात जारी कर दिए कि अफसरान किसी एक पार्टी के उम्मीदवार को दूसरी जमात का इंतखाबी निशान अलॉट ना करें। साथ ही पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार भी मीडिया पर आए और अपनी पार्टी टिकट पीटीआई के उम्मीदवारों को देने से ही उन्होंने इनकार कर दिया। वो मुकर ही गए। मुआहदे भी पीटीआई सामने लाती रही, सोशल मीडिया पर भी मुआहदा चलता रहा। तहरीक इंसाफ के जराए भी तस्दीक कर रहे थे कि ये मुआहदा हुआ है पीटीआई नजरियाती और पीटीआई के बीच में, लेकिन अख्तर डार साहब ने ही इनकार कर दिया। क्या उन्होंने कहा, जरा देखिए। आज सुबह 12-1 बजे के बाद से तमाम चैनल्स पे कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई के उम्मीदवारान पीटीआईएन के टिकट लेके आरओज के पास जा रहे थे और मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई। ये फौजी का काम इन्होंने किया, तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। अब पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि हमारा पीटीआई नजरियाती के साथ मुआहदा हो चुका है, जिसके मुताबिक अगर पीटीआई के पास अगर इंतखाबी निशान नहीं रहता तो उनके उम्मीदवार दूसरी जमात यानी बल्लेबाज के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और यही टिकट आप जाके इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। अब मुबैना मुआहदे में भी ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन जीतने की सूरत में पार्लिमानी उमूर से मुतल्लिक जो है वो इमरान खान की हिदायत मानने के पाबंद होंगे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से बल्ले का निशान नहीं मिलता तो पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से ही इलेक्शन लड़ना पड़ेंगे, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी के निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का जो प्लान बी है ये फेल हो चुका है। क्या इस मुआहदे की सच्चाई को साबित किया जा सकता है? क्या इतना वक्त बाकी है कि अब ऐसे भी किसी फैसले पर नई अदालत कोई लग सके? मैं बात करूंगी रऊफ हसन साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब हैं, अब वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा, फैसला तो महफूज है, अभी किसी भी लम्हे फैसला आ सकता है। जो प्लान बी एक तैयार कर रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो क्या वो प्लान बी बिल्कुल फेल हो गया, फारिग हो गया? रऊफ हसन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? कंवर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं चला होगा। मैं इसका कहता हूँ, पहली बात यह कि माहदे का मैंने पढ़ा है, वो 30 दिसंबर 2023 को माहदा किया है जी। तो तहरीक इंसाफ के जो बड़े काबिल तरीन जो हमारे माहिरीन कानून हैं, लायर्स हैं, उनको इसको एहसास होना चाहिए था कि ये सेक्शन 215 से मशरूत है। जो हमारा इंतखाबी जो इलेक्शन एक्ट है 215, उसमें लिखा हुआ है कि अगर पार्टी का कोई कम्बिनेशन करना है, अलायंस करना है, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मंजूरी लाजमी है, मैंडेटरी है। उसके लिए शर्त यह है, उस पार्टी की शर्त यह है कि वो पार्टी सेक्शन 209 के म्यार के मुताबिक पूरा उतरे, यानी इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए,
इसके बाद उनकी जो होता है एसेट लाइबिलिटीज का सर्टिफिकेट वो जमा करवाए। जो प्रैक्टिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर ली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन कहानी और है, उसको मैं जानता हूँ, सब कुछ मुकम्मल किया हुआ है उन्होंने। माहिदा जो किया हुआ है, कॉम्बिनेशन किया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसी तरह का माहिदा है जैसे मुतहदा मजलिस अमल ने क्या माहिदे करती है, किताब के निशान से इंतखाब लड़ती है। इसी तरह जो अहले हदीस की है सादिक मीर की, उन्होंने भी बकायदा माहिदा किया है, वो भी सारी इलेक्शन कमीशन से मंजूर शुदा है। सही। इनको भी चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन से मंजूरी ले लेते हैं, कम अज कम उनको इतला दे देते हैं कि हमने कोई माहिदा किया है। वो माहिदा करने की गुंजाइश में नहीं थे क्योंकि वो इंटर पार्टी इलेक्शन की शर्त पूरी नहीं हो रही थी, तो लिहाजा ये मुआहदा जो है कि कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। मतलब क्या आप कह रहे हैं अगर ऐसा कोई मुआहदा हुआ था तो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो कॉपीज इलेक्शन कमीशन को दिखानी चाहिए थी? जी हाँ, वो लाजमी दिखानी चाहिए थी कि जी हमारा ये हो गया है, तो वो कॉम्बिनेशन हो गया, मुआहदा हो गया। तो सेक्शन 215 में साफ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जब किसी पार्टी कॉम्बिनेशन कर सकती है, 2, 3, 4, 6, 5, 9, 10, 11 जितनी पार्टी चाहें वो कॉम्बिनेशन कर सकती है, लेकिन वो सारी पार्टियां जो है उस सेक्शन 209 के म्यार पे उतरती हो। तो लिहाजा अभी इनको मुआहदा कर ही लिया था नजरियाती पार्टी के साथ, नजरियाती जो भी उनकी पार्टी नजरियाती, वो इलेक्शन कमीशन को तो इत्तला देनी चाहिए थी ना। चले इलेक्शन कमीशन को इत्तला देना तो चले, वो भी बात की बात है, जिनके साथ मुआहदा हुआ अब अगर वो ही मुकर गए तो फिर क्या हो सकता है? कमर दिलशाद साहब, उस मुआहदे को मैंने पढ़ा, उस पर दस्तखत कोई नहीं है। कमर दिलशाद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर तहरीके इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया जाता है और अब जाहिर है वो जो उनका प्लान भी है वो भी फेल हो गया है, जिनके साथ मुआहदा हुआ वो ही मुकर गए, तो क्या ऑप्शन है फिर तहरीके इंसाफ के पास? अरे उसका खत्म हो गया मामला। आजाद उम्मीदवार के हिसाब से हर एक को इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ एक जमात की हैसियत से वो कौमी दायरे से बाहर हो गई। इसके बाद ख्वातीन की नशिस्तें हैं, उससे तो तकरीबन 230 ख्वातीन की और अकलियत की सीटें हैं, उससे ही महरूम हो गई। सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, उससे महरूम हो गए, तो कौमी सहारे से ये बाहर हो जाए, ये बहुत बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान। लेकिन अब हर उम्मीदवार को जाहिर है टिकट तहरीके इंसाफ का है, अब वो आप कह रहे हैं कौमी धारे से पार्टी बाहर हो गई, अब वोटर कंफ्यूज नहीं होगा? जिसने वोट डालने जाना है उसको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि हमने अगर इमरान खान के हिमायती उम्मीदवार को वोट डालना है तो क्या उसके पास निशान है, कैसे वोट डालना है? वक्त भी कम है अब तो। वोटर को पता नहीं चलेगा ना, वोटर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। हाँ। इसलिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, वोटर तो कंफ्यूज होगा तो किसको दें, क्यों हर आदमी जो हुआ इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ सकेगा। इनकी गलती ये है, आज चीफ जस्टिस ने भी सवाल किया था सईद अली जफर से कि आप ये बताएं कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन 1 साल से कह रहा था इंतखाबात करवाए 2022 में, तो आपने इंतखाबात ही नहीं करवाए। और उस तो आपकी हुकूमत थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से, तो आपने उनके जमाने में इंतखाबात क्यों नहीं करवाए? तो इंतखाबात करवाने की बजाय आपने 1 साल कोरोना के नाम से एक्सटेंड करवा लिया। तो क्या प्रॉब्लम पेश हो रही थी आपको कि आप इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे थे आप? तो ये भी एक सवालिया निशान तो है। रऊफ साहब दानिश्वर हैं उनके, तो वो भी जवाब दे रहे में तो खैर बड़े। लेकिन नून लीग के भी पीछे पढ़ कर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाए, वो भी सारे बिला मुकाबला मुंतखब हुए। बार बार सवाल किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान अली जफर ने कहा जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अभी 2 साल पहले पार्टी का आया हूं, मुझे इनके सारे अंदरूनी ढांचे का कोई लोग नहीं। आज पीटीआई के वुकला, जब हम लाइव सारी हेयरिंग देख रहे थे, समाअत देख रहे थे, पीटीआई के वुकला अपने केस को डिफेंड नहीं कर पाए। एक वो वक्त भी आया जब बहस इस पर लंबी होती चली गई, जब चीफ जस्टिस साहब ने भी पूछा, बार बार पूछा कि आप बताएं अकबर एस बाबर जो है वो मेंबर हैं नहीं है। पहले वुकला ने कहा नहीं, वो तो पार्टी से उनको निकाला जा चुका है। फिर बाद में चीफ जस्टिस ने कहा आप कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें, आप बता दें, दिखा दें कहाँ लिखा है कि पार्टी ने किन उसूलों की बुनियाद पर, कौन सा आपका इलेक्शन पार्टी का आइन है जिसके तहत आपने निकाला, वो कोई चीज़ फराहम नहीं कर सके और एंड में वुकला ये कहने पर मजबूर हो गए। हो सकता है ठीक है अगर वो पार्टी में है भी, लेकिन वुकला कहते हैं इस वक्त हमारा इशू बल्ला है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे हम इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। तो लग ऐसे रहा था कि पीटीआई के वुकला भरपूर तैयारी के साथ गए नहीं। आज सबसे बड़ा आसान तरीका था, मुझे खुद प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने बताया था कि आपके अकबर एस बाबर को मैंने बतौर सेक्रेटरी जनरल 2012 में निकाल दिया था पार्टी से। तो खुद मुझे बताया सदर अलवी साहब ने। तो क्या इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे जो एज ए सेक्रेटरी जनरल आरिफ अलवी साहब ने अकबर एस बाबर को निकाला था? वो डॉक्यूमेंट तो ये तो तैयारी के साथ जाना चाहिए था, अदालत के सामने पेश करने चाहिए थे ये डॉक्यूमेंट्स।
और तीसरी बड़ी अहम बात बताता हूँ कि डॉक्टर फरोग रसीद के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। डॉक्टर फरोग रसीद ने जब ये प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई थी मंसूर अली खान ने कि जनाब अकबर बाबर को हमने निकाल दिया पार्टी से, वो सारा डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो क्यों नहीं उन्होंने उसको रेफरेंस दिया कि जनाब आपकी अदालत में मौजूद है वो सारा रिकॉर्ड। मंसूर अली खान को जमा करवाया था एज ए एडवोकेट थे उनकी पीटीआई की, कोई जवाब ही नहीं दे सका, बोला है कोई नहीं। वहाँ पर आपने सही फरमाया, आपको तैयारी करके नहीं गए। सही। अच्छा, आज चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अगर बरकरार रहा तो शायद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये कहने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कामयाब हो जाएगी ना। अगर वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तो उन्होंने करदम करार दे दिया था ना, उसके ऊपर जवाब पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले वो कॉलम करार दे दिया। अगर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है तो इंटर पार्टी इलेक्शन तो ठीक है, फिर तो तहरीक इंसाफ को बैठ मिल जाएगा। अच्छा, फिर से वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। क्या वो दूसरी पार्टियों के रेफरेंस से बात नहीं कर रहे थे? बहुत आज तक हाँ, अब तो 11 बजे तक कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि फैसला आने में वक्त है। हमारा राब्ता मुनक़ती हो गया है कमर दिलशाद साहब ने। इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो वक्त है वो निशान अलॉट करने के हवाले से वो 11 बजे कर दिया है। पहले 4 से 6 7 किया, 7 से 9 किया और अब 11 बजे का वक्त है। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तकरीबन 2 हफ्ते पहले लाहौर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता है जो झंग के इलाके शाहजियोना में जाकर उतरता है। हेलीकॉप्टर से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ निकलते हैं। वो एक बड़े सियासतदान को न सिर्फ पार्टी में शामिल करने जाते हैं बल्कि कौमी असम्बली की पक्की टिकट की यकीन दहानी भी कराते हैं। ऐसा प्रोटोकॉल पाकिस्तान में किसी और एक सियासतदान के लिए तो नज़र नहीं आया, बल्कि बहुत से बड़े बड़े सियासतदान तो मुस्लिम लीग के पार्लिमानी बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने के बावजूद अपना नाम टिकटों की लिस्ट में तलाश कर रहे हैं। ये गैर मामूली हालात किसी और के लिए नहीं बल्कि साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात के लिए थे। शहबाज शरीफ ने जिस एहतमाम के साथ उनकी नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया, मखदूम साहब एक बड़ी शख्सियत हैं लेकिन एक अरसे से सियासी महाज पर हमने उनको एक्टिव नहीं देखा, वो एक्टिव नहीं थे। 2018 में वो अपनी सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महबूब सुल्तान से हार गए थे। आम तासुर है कि आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट और पीटीआई के उन अरकान को पहले टिकटें देना जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने में मदद की थी, मुस्लिम लीग नवाज़ की मजबूरी बन चुका था। ऐसे ही फैसल सालेह हयात की पार्टी में शमूलियत भी मुस्लिम लीग नून के लिए इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए एक शर्त है। मुस्लिम लीग के कायद जब से लंदन से पाकिस्तान आए हैं उनका अवामी सियासत से ज़्यादा फोकस जो है वो कमरों में होने वाली जोड़ तोड़ पर है। उनके लिए ये तासुराम है कि इंतज़ामिया की मदद है उनको, और ऐसे में कहीं सीट एडजस्टमेंट तो कहीं अपने उम्मीदवारों की कुर्बानी देकर दूसरी पार्टी से आने वाले मुनहरीफिन को टिकटें देना एक ऐसा समझौता मालूम होता है जो इक़्तिदार की तरफ जाने वाली राहों को साफ कर रहा है। क्या मखदूम फैसल सालेह हयात की पार्टी में शमूलियत भी किसी समझौते का नतीजा है? क्या आइंदा सेटअप में कोई उन्हें ज़िम्मेदारी दिए जाने की यकीन दहानी करवाई गई है? और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत क्यों, क्या वजूहात थी कि फैसल सालेह हयात साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल सालेह हयात साहब मुस्लिम लीग नून में जिन्होंने रिसेंटली शमूलियत इख्तियार की है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका। फैसल साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब ने भी कहा था कि आएँ आप पार्टी में अपना किरदार जो है उसको मुतहरिक करें, आप पार्टी के लिए काम करें, लेकिन आपने माजरत कर दी थी कुछ वजूहात की बुनियाद पर, उसकी क्या वजह थी? और दूसरा, मुस्लिम लीग नून ही क्यों 2024 के इलेक्शंस के लिए आपने मुस्लिम लीग नून को चुना? जी, सबसे पहले मेरा आपको और आपके नाज़रीन को मैं सलाम पेश करूँगा और आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मददू किया। क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज़रा जितने ब्रीफ हो सकें सवाल जवाब अपने मैं उस तरह उनको
अटेंडेंस कर सकूं। जी। पहली बात तो आपकी है कि जी वो शहबाज शरीफ साहब यहाँ तशरीफ लाए मेरे पास शाहजूना, तो मैं उनका और नवाज शरीफ साहब का पहले ही उनका मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मेरे पास तशरीफ लाया मेरे घर पे, और ये मेरे लिए बायस इज्जत है हमारे सारे ग्रुप के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए कि वहाँ की उन्होंने मुझे दावत दी, शमूलियत की, और मैंने पूरे मेरी फैमिली, मेरे पूरे ग्रुप ने, बल्कि हमारे दोनों इस्लाह जो हैं जंग और चिन्योट, दोनों के हमारे ग्रुप्स ने उसमें शमूलियत इख्तियार की। एक बात मैं यहाँ वाज़ेह करना चाहूँगा क्योंकि आपने 2018 के इलेक्शन के हवाले से मेरी बात की है, तो वो तो इलेक्शन, उससे बड़ी तो धांधली दुनिया में कभी नहीं हुई जो खासकर मेरे साथ जो हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम बन गया कि एक दफा जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर हम एक वो पुरानी है कि मूव ऑन करें, पुरानी बातों को छोड़ दें। तो मेरे हवाले से भी वो मूव ऑन ही हुआ। 1,20,000 वोट मुझे मिले, उसमें 13,000 वोट रिजेक्ट करके मुझे 1,06,000 के करीब वोटों पे लाकर इन्होंने 400 से मुझे हरवा दिया गया। वो जो कैंडिडेट थे मेरे मुखालिफ जिनका आपने नाम लिया महबूब सुल्तान, वो तो वैसे ही दरवाजे बंद करके रात को सो चुके थे अपनी हार समझ के, बट हरवा दिया गया मुझे। और उसके बाद ना मेरी रीकाउंटिंग की गई, ना मेरी वहाँ इलेक्शन पिटीशन सुनी गई। वह बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पे। उस वक्त वो जो चंद वो दिन थे जुलाई 2018 में, उस जमाने में ये मीडिया ने उठाया था इस बात को, लेकिन उसके बाद फिर सारा ठंडा पड़ गया। हमारे यहाँ हमारे जो हल्के हैं, हमारे जो इलाके हैं, सर मेरे नहीं, हमारे और भी जो हमारे दोस्त हैं, वहाँ पे जाती ग्रुपिंग्स के वोट हैं। बहुत सारे हल्के हैं पाकिस्तान में जहाँ पे जाती ग्रुप्स के वोट हैं, पार्टियों के बड़े जो हैं वो सानवी वोट होते हैं। मेरा हल्का भी उसी में एक शामिल होता है। मेरे साथ जो यहाँ लोग जो अरसे मैं 6-7 दफा पहले भी एमएलए बन चुका हूँ यहाँ से, अल्लाह का शुक्र है। फैसल साहब, आप 1988 से 2012 तक आप रुकने कौमी असम्बली रहे हैं, आप वजीर दाखिला भी रहे हैं, वजीर सनत और तिजारत भी आप रहे हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी आप रहे हैं। अब आपने नून लीग ज्वाइन की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट के नाम से आपने फॉरवर्ड ब्लॉग भी बनाया। ज़ाहिर एक वसी आपका सियासी तजुर्बा है, लेकिन आजकल जो सियासी जमातों ने जो वतीरा पकड़ा हुआ है अपने नज़रियाती कारकुनों को इग्नोर करके, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन करके दूसरी पार्टियों से आने वाले लोगों को वेलकम करना और उन्हें टिकट्स देना, क्या पार्टियों को इसका नुकसान नहीं होगा? क्या पार्टियां ऐसे चला करती हैं अपने पुराने वर्कर्स को इग्नोर करके? देखिए, इसका अगर आप मुझसे एक लफ्ज में इसका जवाब पूछें तो उसका मैं सीधा सा आपको जवाब ये दूंगा कि हमारे यहाँ अब नजरियाती नाम, सियासत नाम की या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नाम की कोई चीज रही ही नहीं। आप उसको सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक कर लें या किसी और फोरम के साथ मुंसलिक कर लें। मुझे याद है जब मैं 70s में हम जब पढ़ते रहे कॉलेजों में, उस वक्त हम ये, और मैं खुद इसमें रहा हूँ, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रह चुका हूँ। एशिया सुर्ख है और सुर्ख और ये सब्ज का उस जमाने में ये सारी ये जो आइडियोलॉजीज थी इनकी भरमार हुआ करती थी और बड़े कमिटेड लोग हुआ करते थे। मैं आपको एक काउंटर सवाल पूछूंगा। आज आप हमारे जितनी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में, जो 4-5 हैं, आप उन सब के मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए, आपको 19-20 से ज्यादा फर्क उसमें किसी में नजर नहीं आएगा। वेरी ट्रू। आप उनकी इकोनॉमिक तो देखें, जब बात आप करते हैं तो आइडियोलॉजी नाम की तो चीज रही कहीं नहीं। आजकल हर पार्टी जो है वो पावर पॉलिटिक्स करती है और वो जो जिसको कहते हैं द नेम ऑफ द गेम इज आप किस तरीके से अपने मैक्सिमम पॉलिटिकल बेनिफिट्स आप हासिल कर सकते हैं और आपने कॉरिडोर्स ऑफ पावर में अपने आप को ले जाना है। तो ये पावर पॉलिटिक्स ही है जो पिछले 20-25 साल से, मैं पहली दफा जब एमएलए बना था वो 1977 बना था। मैं आपके लिए ये गुजारिश करना चाहता हूँ। तो उस वक्त से लेके आज तक और खासतौर पे 88 के बाद तो आइडियोलॉजीज खत्म हो चुकी हैं। लास्ट हमारी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट जो आई थी 88 में, मैं उसमें भी शामिल था। उसमें हमने एक सोशल डेमोक्रेट निजाम मुतारफ कराया था जो आपको आमतौर पर स्कैंडिनेवियन मुल्कों में नजर आता है और मोहतरमा शहीद ने उनकी एक विजन थी उस हवाले से। बट उसके बाद हम सब जो हैं, सबकी इकोनॉमिक जो प्रायोरिटीज आप सब देखें, हर जमात कहती है प्राइवेटाइजेशन करें, ठीक है जी,
और यानी सब तो अगर सारी जमातों, अगर सब जमातों की एक ही आइडियोलॉजी है, सब पावर पॉलिटिक्स करती हैं, 19-20 का फर्क है सबके मंशूर में, और ये वादे और मंशूर सिर्फ इलेक्शन से पहले तक की बातें होती हैं, बाद में कौन सा मंशूर, कौन सी आवाम की खिदमत, तो फिर आपने कुछ तो मुख्तलिफ आपको लगा होगा मुस्लिम लीग नून में जो आपने पार्टी ज्वाइन की, क्या कोई यकीन दहानी करवाई गई, या आपको लगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार में आने जा रही है, नवाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं, या आपको कोई यकीन दहानी करवाएगी कि आपको कोई बड़ा ओहदा दिया जाएगा? इसकी दो वजूहात हैं जी मेरे मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की। एक तो जाती तौर पे मैं आज भी आसिफ जरदारी साहब का उनकी मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि हमारे ये जो इज्जत के जो रिश्ते हैं, ये जो ताल्लुकात हैं, वो सियासत हो या ना हो उसमें ये रहने चाहिए। ये हमारे वैल्यूज हैं। बिल्कुल। मैं पिछले उन्होंने मुझे जरदारी साहब की मेहरबानी, उन्होंने पिछले चंद सालों में कुछ ऑफरें भी की बनने के लिए। मैंने उनको एक ही गुजारिश की थी कि आप खुद अपने आप को, अपनी जो लीडरशिप पीपल्स पार्टी की है वो पंजाब में वो सीरियस ही नहीं है काम करने के हवाले से। आप सिंध बैठे हुए, आपको बालबंद ये आप पावर में बैठे हुए, क्योंकि सिंध में आपकी हुकूमत है। आपको ये इल्म नहीं है कि पंजाब में जो या दीगर सूबों में जो लोग बैठे हैं पार्टी के, वो किन हालात में से गुजर रहे हैं। तो मैंने बहुत दफा उनको ये कहता रहा कि जी आप ऐसी हिकमत अमली बनाए, स्ट्रेटजी बनाए कि आप पंजाब में अपने आप को मुतहरिक करें, क्योंकि अगर आपने पावर में आना है अल्टीमेटली सेंटर में, तो आप पंजाब के बलबूते पे आएंगे, जिस तरह आप आखिरी बार 2008 में आप आए थे। अब वो अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, वो उस हवाले से मुझे उनकी संजीदगी नजर मुझे नहीं आई। लेकिन इस इंतखाबात में हमें पीपल्स पार्टी का फोकस लग रहा है, स्पेशली जो लाहौर से बड़ा फोकस है, बिलावल भुट्टो का जो हल्का है NA 127, उनका फोकस है, और वहाँ के लोग बड़ा सपोर्ट भी करते हैं बिलावल भुट्टो को, बीबी शहीद को। तो आपको लगता है कि इस बार जो इन्होंने काम किया है, ये जो फोकस कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी कुछ मजबूत नजर आ रही है पंजाब में, खासकर लाहौर में? बिलावल 1 to 7 पे वो कंसंट्रेट करें। बाकी जो सीट्स हैं मैं बहुत हद तक जानता हूं, मैं इस वक्त कोई ऐसी प्रीमेच्योर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे नजदीक पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में मसवा 8, 10, 12 कैंडिडेट्स जो हैं, जो पोटेंशियली, मैं कैंडिडेट्स उनको कहता हूं जो कि एक फाइट दे सकते हैं, मैं उनको कैंडिडेट्स कहता हूं। उससे ज्यादा कैंडिडेट्स नहीं है पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास, और उसकी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी को ना ऑर्गेनाइज किया गया, ना उस पर वो उस तरह एफर्ट किया गया जिस हवाले से एफर्ट करने की जरूरत थी। और फिर ये एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह थी कि मेरे हल्के के, देखिए मैंने आखिर में जाके इलेक्शन लड़ा अपने इलाके हल्के से। जी वोट तो मुझे मेरे लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने देने हैं ना जी, बिल्कुल। मैंने कहीं और से तो नहीं वोट देके देने। मैं आपसे यही बात कर रही हूँ कि शख्सियात मैटर करती हैं। अवाम तो आज भी नारा लगाती है, जीए भुट्टो का नारा लगता है, इमरान खान का नारा लगता है, लोग तो आज भी कहते हैं कि इमरान खान किसी खंबे को भी खड़ा कर दे तो हम उसको वोट दे देंगे। तो कुछ लोगों के ख्याल में, बल्कि हमारे बहुत ज्यादा परसेंटेज जो है अवाम की, वो ये है कि आप लीडर ज्यादा मैटर करता है, शख्सियात मैटर नहीं करती। लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि हल्के में काम एक कैंडिडेट ही करता है, एक शख्सियत ही करती है। फिर वो शख्सियत जाके नून लीग में शामिल हो जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाए, वोट उस शख्सियत को मिलता है। मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ जी। यही बात जिसको आप अगर दूसरे अल्फाज में आमतौर पर इलेक्टेबल्स कहते हैं, तो देखें ये एक एकेडमिकली हम कह सकते हैं कि खंबे को वोट आप खड़ा कर दें। हाँ। असल बात यह है कि जिस इलेक्शन होना है, देखिए मेरा ये 10वां इलेक्शन मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है इस हवाले से। आपकी 50% जो आपकी इलेक्शन है, वो आपकी एक कैंपेन जो आप चलाते हैं अप टू द पोलिंग डे। 50% आपका इलेक्शन जो है वो आपका पोलिंग डे वाला इलेक्शन है कि आप अपने वोट्स को मैनेज किस तरह करते हैं, उसको डलवाते कैसे हैं। हाँ। अगर आप खंबे खड़े कर देंगे तो फिर खंबों को चाहिए ना वोट्स जाकर डलवाएं उसमें, या अपने इलेक्शन फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे लड़ना हो तो और बात है, आपने तो ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ना है। तो आपको आपकी जो भी सपोर्ट है, जिसकी भी सपोर्ट है, इमरान की सपोर्ट है, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, JUI की, MQM, जिसकी भी सपोर्ट है, अल्टीमेटली उस सपोर्ट ने ट्रांसफर होना है बैलेट बॉक्स में जी। जब तक आप उस बैलेट बॉक्स में उसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते कामयाबी के साथ, हाँ। आप इलेक्शन के एक्सरसाइज से टोटली आउट हैं। और ये एक बड़ा एक साइंटिफिक तरीका बन चुका है जो हम जो इलेक्शन लड़ने के आदी हैं। अब जिस तरह मेरे इस हल्के में 460 पोलिंग स्टेशन बने हुए हैं, 460 स्टेशन हैं।
हर पोलिंग स्टेशन में मुझे कम से कम 15 से 20 लोग मेरे कमिटेड होने चाहिए, जो कि पोलिंग बूथ्स को मैनेज करते हैं और वो जो एक्सरसाइज है वो पूरा करवाते हैं। तकरीबन 12-14 हजार आपका ये कमिटेड एक वर्क फोर्स है जो आपकी बनती है। अब जो इलेक्टेबल पावर भी है, मैं समझता हूँ उनके पास अगर ये वर्क फोर्स, ये पैराफर्नेलिया होगा तो वो कामयाबी के साथ अपने वोटों को ट्रांसलेट करवा लेंगे। बिल्कुल सही है। इलेक्शन वाले दिन की साइंस ही मुख्तलिफ होती है, बड़ी कामयाबी होती है। आपको पता होना चाहिए वोटर को घर से कैसे निकालना है, बैलेट बॉक्स तक वोट कैसे डलवाना है, कैसे आपने वोटर को मोटिवेट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो उस दिन का माहौल ही मुख्तलिफ होता है। मुझे ये बताइएगा कि ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, जो अब तो बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है जो पीटीआई के साथ हो रहा है कि सब कुछ मैनेज किया जा रहा है नवाज शरीफ के लिए, जिस तरह प्रोटोकॉल में उनको लाया गया, जिस तरह नवाज शरीफ को उनके केसेस से बरियत मिलती है, उनको रिलीफ मिलता है, जिस तरह से उनके लिए रास्ते साफ हो रहे हैं, मतलब कि मुकाबले में कोई है ही नहीं। अगर कोई मुकाबले में था उनकी, वो तो जाहिर है पीटीआई थी। अब जो पीटीआई के कैंडिडेट्स का हाल हुआ, या आधे तो पार्टी छोड़ गए, कुछ लोग बेचारे जो हैं वो रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, तो ऐसे में ये सब कुछ माहौल पैदा किया गया, तो ऐसे में मुकाबला क्या होगा? जब खेल के मैदान में दो खिलाड़ियों में से एक को वैसे ही आउट कर दें तो दूसरा तो बिला मुकाबला जाहिर है जीत ही जाता है। तो इसे इलेक्शंस कहें हम? बिल्कुल ये इलेक्शंस हैं जी, इसमें कोई शक की बात नहीं। और मैं आपको बड़ा क्लियरली कहूंगा कि मैं देखिए, एक कोई मेरी बात माने या ना माने, मैं पीटीआई को एक सियासी जमात समझता ही नहीं हूँ। मेरे जाती तौर पे मरसिम है इमरान खान के साथ, पुराना स्कूल के जमाने के, और मैं इसलिए कहूंगा ये पीटीआई एक कल्ट है उनका। सियासी जमात देखिए, सियासी जमात बहुत ही, जिस तरह मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में रहा हूँ, मेरे साथ एक कमिटमेंट रही है बहुत अरसा, मैं बहुत अरसा रहा हूँ। मैंने पीपल्स पार्टी के दौर में कम से कम 2.5-3 साल की जेलें भी गुजारी है, मैंने शाही किला भी मैं रहा हूँ, और मैं कोई चोरी या टकेटी के केसों में नहीं रहा, मैं अपनी सियासी नजरियात की बिना पर गया उसमें रहा हूँ, जेलों में रहा हूँ। अब पीटीआई पे अगर बुरा वक्त आया है तो लोगों के साथ जो जिन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है, इनको चाहिए था पार्टी के साथ खड़े रहते। हमने देखा जौक दर जौक पार्टी छोड़ के चलते रहे। तो ऐसी सियासी जमातें तो नहीं होती, इनको मैं कम से कम मैं उसको सियासी जमात नहीं कहता उस हवाले से। जहां तक बात है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस की बात है, अगर उनको रिलीफ मिल रहा है, जस्टिस मिल रही है, अगर आप साकिब निसार नहीं है, अगर आप एजाजुल एहसन नहीं है, अगर आप आसिफ खोसा नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि वो अब जो मौजूदा जज हैं वो उसी तरह फैसले करते हैं जिस तरह पहले वो फैसले करते रहे हैं? और मैं जाती तौर पर जानता हूँ साकिब निसार, आसिफ खोसा और एजाजुल एहसन को कि वो किस किस्म के वो जज रहे। मैं इससे ज्यादा इस वक्त आपके प्रोग्राम में और बात नहीं करना चाहता। मेरे साथ उनका ताल्लुक रहा है इन जजों का, मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, मेरे जज साहबान मेरे वकील रहे। उन्होंने मेरा अपना केस अपने सामने लगा के मेरे खिलाफ फैसला कर दिया। मैंने कहा उनको जाके, इनमें से 3 में से एक की जज की बात कर रहा हूँ, कि आप किस तरह मेरे फैसला, आप केस मेरा सुन रहे हैं, आप वकील रह चुके हैं। उन्होंने उठा के मेरी को ऑब्जेक्शन को उठा के फेंक दिया। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो मतलब ये कि आज आप लोगों के गिले हैं, कल को आज जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, कल को यही सेम गिले तहरीक इंसाफ के साथ होंगे। तो इसका मतलब है कसूर किसका है? क्या इदारों का कसूर नहीं है जो डिवाइडेड है यहाँ? तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ वो माहौल पसंद है जो उनके साथ माजी में होता रहा 2018 में। वो चाहते हैं 2018 में हम वापस चले जाएं, हम उसी टाइम फ्रेम में चले जाएं और हमारे साथ उसी तरह सहूलतकारी हो जिस तरह हमें 2018 में एक लाडला बना के सामने लाया गया था। इलेक्टेबल यही तो बिलावल आज कहते हैं कि आज लाडला कोई और बन गया है। यही तो बिलावल कहते हैं, कल तक वो लाडला कह रहे थे इमरान खान को, आज बिलावल साहब भी जो हैं वो लाडला नवाज शरीफ को कह रहे हैं। मतलब ये है कि स्क्रिप्ट वही है, किरदार बदल गए, इतनी सी कहानी है। आप देखें, बिलावल के मुतालिक मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि मैं बीबी के वो बेटे हैं और मेरे लिए उस हवाले से उनके एहतराम भी है, लेकिन आप सिंध में हालात देख लें। सिंध में लाडला कौन बना हुआ है? सिंध में कागजात किस किस के मुस्तरद होते हुए हैं, आपने देखा नहीं आपने उस हवाले से? जी। तो यहाँ पे देखिए एक हकीकत है, यहाँ पे लाडले की भी एक रेस लगी हुई है, और वो भी एक 100 मीटर की स्प्रिंट है जो सारे लगाना चाहते हैं और अपने आप को ज्यादा बड़ा लाडला जो है वो प्रूव करने की कोशिश में है। मैंने आपको पहले बताया ये पावर पॉलिटिक्स है, और पावर पॉलिटिक्स के अपने डायनेमिक्स होते हैं, उसके अपने खतोखाल होते हैं। और इस हवाले से हम बेशक जितनी मर्जी एकेडमिक बहस करते रहें, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, हमारे जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये हमारे पिछले जो 6-7 इलेक्शन हुए हैं उनसे कतन मुख्तलिफ इलेक्शन नहीं होंगे। कैसे? जिस तरह हमारे 6-7 इलेक्शन हुए हैं,
उसके बाद आरटीएस नहीं बैठेगा, आरओस के इलेक्शंस नहीं कहलाए जाएंगे, या कोई नया तरीका आ जाएगा? मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, आप 90 के बाद इलेक्शंस को अपने सामने रख लीजिए। मैं तो उसमें रहा हूँ ना इस फील्ड में। हर इलेक्शन से पहले पता होता था जी अगली गवर्नमेंट किसकी आनी है। हर इलेक्शन से पहले 90 में पता था, 93 में पता था, 97 पता था, फिर 2008 में पता था, 2013 में पता था, 2018 में पता था। बाकी बात पता बहुत से लोगों को तो अब भी पता है, बहुत से लोगों को तो अब भी पता है फैसल साहब कि किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, हवाओं के रुख कहाँ है। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ आपको मैं, ये इलेक्शन जो है उससे मुख्तलिफ नहीं होने जो माजी में हमारे इलेक्शन हुए, कि हमारा सिस्टम भी ऐसा है। देखें, हमारा सिस्टम कोई आइडियल सिस्टम नहीं है। हम कहते तो रहते हैं कि हम पार्लियामानी जमहूरियत हैं, सही, लेकिन हम पार्लियामानी जमहूरियत के असल जो हमारे जो उसके जो बुनियादी जो उसके जो फंडामेंटल्स हैं उससे हम बहुत दूर हैं। चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग हो, हमारी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग हो, हमारी नेशनल हमारी आप खुद देख लीजिएगा, नेशनल असेंबली में आप पिछले 5 साल असेंबली रही है, दोनों सेनेट भी है नेशनल असेंबली में, आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी लेजिस्लेशन होती है, क्या उसकी कारकर्दगी होती है। तो ये हमारा पाकिस्तान का अपना एक यूनिक सिस्टम है। हम जितने भी कोशिश कर लें, हम जितनी बैठ के बहस कर लें, बैठ के हम उसमें टॉक शोज कर लें, लेकिन ये हकीकत है। इस हकीकत से किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बट हमने इसी हालात में चलना है और इसी हमने सेटअप में अपने आप को आगे लेकर हम चलेंगे जी। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फैसल सालेह हयात मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जितनी तेज़ी से बनी उतनी तेज़ी से इलेक्शन लड़ने में नज़र क्यों नहीं आ रही है। अभी तक इक्का दुक्का उनके जलसे हुए, मंशूर तो सामने आया, 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ सीट एडजस्टमेंट सामने आई है। आईपीपी ने कौमी और सूबाई असम्बली की कुल मिलाकर लगभग 51 टिकटें जारी करके अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली की लगभग 859 सीटों में से सिर्फ 51 सीटों पर उम्मीदवारों का खड़ा करना क्या ये जाहिर करता है कि आईपीपी एक नेशनल जमात के तौर पर इक़्तिदार चाहती है, ना ही उनके उम्मीदवारों की इलेक्शन जीतने की तैयारी है, या उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है जिनको वो टिकट दें। फिर ऐसे में आईपीपी का मुस्तकबिल क्या होगा। नाजरीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लगभग सारी क़यादत वो है जो 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह कर इधर आई, और उन रहनुमाओं की आवाम में मकबूलियत की बड़ी वजह रिवायती सियासत यानी मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की मुकमका की सियासत को काउंटर करना था। लेकिन अब आईपीपी का मुस्लिम लीग नवाज़ से सीट एडजस्टमेंट करना ऐसे वोटर्स को कंफ्यूज कर जाएगा। यानी मुस्लिम लीग नवाज़ से सीट एडजस्टमेंट से शायद 6 सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन जो इनकी सोच थी, पार्टी का जो एक बयानिया था, उसको धचका लगता हुआ नज़र आता है। एक दूसरा चैलेंज जो इलेक्शन में आईपीपी का इंतज़ार कर रहा होगा वो तहरीक इंसाफ की वोटरों में जो उनके वोटर हैं उनमें मजबूत जड़ें अभी तक मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा एक इम्तिहान होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आईपीपी के लिए। और आईपीपी की क्या तैयारी है इलेक्शन डे के हवाले से, कैसे वोटर्स को निकालना है, कैसे वोटर को उन्होंने जो है वो अट्रैक्ट करना है अपनी तक। मंशूर तो हर कोई देता है, लगभग एक जैसे ही मंशूर हैं सबके, सब रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, सब घर बना कर देने की बात करते हैं, हर कोई बिजली मुफ्त देने की बात करता है। तो आईपीपी की क्या तैयारी है और सीट एडजस्टमेंट इतनी कम सीटों पर क्यों हुई। आईपीपी का मुतालबा तो तकरीबन 110 टोटल मिलाकर कौमी और सूबाई से था। तो नून लीग कहती थी कि वो तो खेलने को चांद मांग रहे हैं। मांगने को क्या है, मांगने को तो इंसान कुछ भी मांग सकता है, मांगा ज़्यादा था, उस हवाले से मिला कुछ भी नहीं उन्हें। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आईपीपी के रहनुमा खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब आपका। रोखड़ी साहब, जितनी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती थी आईपीपी उतनों पर नहीं हो सकी, क्या वजह है इसकी? देखें, ये जो सीट एडजस्टमेंट फार्मूला है ना, ये बाय इटसेल्फ एक ऐसा फार्मूला है जिससे कोई भी जो जमात हो उसको नुकसान पहुंचता है, फायदा नहीं पहुंचता। हाँ। जो यानी कोई और मामलात क्लैरिटी में होने चाहिए। तो सीट हम जो थे, हम तो स्टार्ट से कह रहे थे कि किसी पार्टी से कोई सीट एडजस्टमेंट आपको नहीं करना चाहिए।
नून लीग एक अपनी जमात है, आप अपनी जमात की स्ट्रेंथ पे चलें और आप मेहनत करें और आप आगे चलें अब, और उस पे ही चलना चाहिए था। तो मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट इवन डिस्कशन के जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट और इस तरह की चीज हुई हो, बल्कि हम इसको पहले दिन से कहते रहे कि ये काम गलत है, इससे पार्टी को नुकसान पहुंचता है। अगर अपनी पार्टी को आपने ग्रो करना है और आगे आप इसको किसी सिमत में लेके जाना चाहते हैं तो फिर मेहनत करनी पड़ती है और चैलेंज कबूल करना पड़ता है। तो क्या ये पूरा चैलेंज इसलिए कबूल नहीं किया कि जाहिर है नई पार्टी है, चेहरे तो पुराने हैं, देख के अभी भी तहरीक इंसाफ का ही पहला नाम जो है वो जहन में आता है। क्या ये वजह थी कि सीट एडजस्टमेंट करने से एटलीस्ट कुछ सीटें तो आप लोगों को मिल जाएंगी? क्या ये सोच थी कि अगर हम सीट एडजस्टमेंट ना करें तो शायद ये भी सीटें हम लोग ना निकाल सकें, सीटें लेना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, मैं अभी इसके बारे में कह इसलिए नहीं सकता हूँ कि इस प्रोसेस का मैं हिस्सा ही नहीं रहा हूँ, और इसलिए मैं इस पे गुमान की बुनियाद पे कलाम करूं तो वो मुनासिब नहीं होगा। चलिए दूसरा, आई पर्सनली थिंक कि आईपीपी के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो सीट्स निकाल सकते थे और कर भी सकते हैं। जी चलिए दूसरे प्रोसेस पे आ जाएं। जो सीटें निकालने की आप बात कर रहे हैं कि ऐसे लोग मौजूद हैं, ठीक है, बिल्कुल होंगे, लेकिन जो पीटीआई की एक जड़ मौजूद है आवाम के अंदर, पीटीआई का वोटर सपोर्टर आज भी मौजूद है। सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि अब जो उनके साथ हो रहा है, अब वोटर भी ज़ाहिर है कंफ्यूज हो गया है, तो उसके बावजूद आपको लगता है कि आप ऐसे माहौल में आईपीपी सीट निकाल सकती है? कंफ्यूजन तो हर तरफ है। मैं समझता हूँ कि शायद आपकी और मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा केओस गुजरा है वो पिछले इस 1.5-2 साल का। हाँ। और चीजों को ना लेके ऐसे चला गया, और उसमें यानी जिस पार्टी को हम छोड़ के आए उसको अगर आप उसका पूरा हम देख लें, पैटर्न को देख लें। आपने स्टार्ट में एक बात की कि 9 मई के बाद मेजॉरिटी आए, आई वुड एग्री टू दैट, लेकिन हम 9 मई के बाद नहीं आए। हम तो 1.5 साल पहले जब मामलात जो है खराबी की तरफ हमने देखा चल रहे हैं, तो हमने उस वक्त कोशिश की कि मामला इस तरफ ना चले और उसको सुधारने की भी कोशिश की और पूरी सिंसियरिटी के साथ, लेकिन फिर वो चले उस तरफ। फिर प्रोसेस जो है वो केओस का बढ़ता चला आता है। तो केओस का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कंफ्यूजन तो फैलती है, ओवरऑल कंफ्यूजन फैली हुई है। जी तो आपको जब आप लोग हलकों में जाते हैं तो क्या आप लोगों को ये यकीन दहानियाँ मिलती हैं या आपको कहीं उम्मीद की किरण नज़र आती है कि हाँ लोग इमरान खान को छोड़कर आईपीपी को वोट देंगे, जो 9 मई को उन्होंने किया या जो तहरीक इंसाफ का इस वक्त हाल है? ज़ाहिर है तितर बितर होने वाली बात है ना, तो क्या ये चीज़ आप लोगों को सपोर्ट करती है? क्या आपने वोटर का दिमाग, सोच बदली हुई देखी है? देखिए, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो हमारे इलाके हैं, ये टोटली डिफरेंट है। यहाँ के ऊपर ग्रुप्स की सियासत दोबारा जो है वो जाहिर हो गई है, ज़हूर में आ गई है। अब यहाँ पर हमारे पास पार्टीज या इस तरह पार्टीज वोट बैंक एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा। तो हम ये उन इलाकों में जहाँ पे अर्बन में खास तौर पे आपको शायद इस तरह का वोट बैंक मिले। और फिर जो चीज है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप खुद कितना उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और आप खुद कितना क्लैरिटी के साथ और कितना साफ बयानियां लेके आगे चल रहे हैं। तो उस डिपेंड करता है, पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितना क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, लोगों के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहा है, अपने भाइयों के साथ उनके साथ कितना साफ गोई के साथ और सीधी बात करते हुए कौन चल रहा है। तो सीधी बात, साफ बात और आपकी जो क्लैरिटी है वो आपको फायदा देती है, हमें तो दे रही है फायदा। जी सही। आप लोगों 6 सीटों की एडजस्टमेंट तो अपनी जगह, वो तो ज़ाहिर एडजस्ट करने का मतलब ही है कि नून लीग ने अपना जो है ना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करना, तो ज़ाहिर है वो तो सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे। बाकी जो 51 उम्मीदवार आप लोगों ने खड़े किए हैं, कोई अंदाजा है, कोई होमवर्क है कि कितनी सीटें हम निकाल सकते हैं जितने कैंडिडेट? मैं फिर कई दफा कहता हूँ कि हमारा जो मियावाली है ये टोटली डिफरेंट है। हम तो एक ऐसा जिला है जो कि केपी से कट के पंजाब में मिला, और हमारी डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। अभी आई डोंट नो पंजाब वालों से अगर इसके लिए सबसे बेहतर होगा आप ऐसे बंदे को, आईपीपी के किसी को बंदे को बुलाएं जो इस प्रोसेस का हिस्सा भी है और जो पंजाब सेंट्रल या साउथ की तरफ इसके ऊपर आपको दे सके कि हो क्या रहा है वहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।